इतनी सख्त ठंड हो गई है कि सकत आज जो है ना तैयार होना, सूसू होना और वो कहते हैं ना सुबह उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन फाइनली आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है एग्जैक्टली आफ्टर 4 डेज। देखिए बिस्मिल्लाह, ये आहा हमारी कोफ्ता आलू करी इज़ रेडी, जिसको दूसरे तरीके इलाज में लाइलाज करार देते हैं जी। क्योंकि दूसरे जो तरीके इलाज हैं उसमें से बीमारियों का इलाज वायरस, बैक्टीरियाज और इस तरह के जर्म्स वगैरह को देकर किया जाता है। मज़ेदार डिश होती है और बच्चों में, बड़ों में, सब में यकसा मकबूल होती है। साथ साथ इनको वो था ना एक्नीज़ का मसला बता रहे थे कि इनको एक्नीज़ है ना, एक्नीज़ है, तो एक्नीज़ इनका एंड्रोजेनिक ये होता है, इसका मैं इलाज करता हूँ। कुछ 2-3 महीने का कोर्स होता है जिसमें से स्किन मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है। सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। इतनी सख्त ठंड हो गई है कि सकत आज जो है ना तैयार होना, सूसू होना और वो कहते हैं ना सुबह उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन फाइनली आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है एग्जैक्टली आफ्टर 4 डेज़, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी जुमेरात, जुमा हफ्ता में आपके साथ होती हूँ सुबह 9:30 से 11 बजे तक। लेकिन सैटरडे वाले दिन मैं होती हूँ आपके साथ 9:30 से 11:30 बजे तक, यानी आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं और मजा माँ हैं, वो गुजराती में कहते हैं ना मजा माँ हैं। सो आपको पता ही होगा कि जो हमारा फॉर्मेट है शो का वो क्या होता है। शुरू में आप लोगों से बातें होती हैं, गपशप होती है। अभी आपकी कॉल मैं ले सकती हूँ, अभी अगर आपने जल्दी से कॉल करनी है 051-809450 8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज जो है जो कि किधर है, ओके 033548884434 पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपके शामिल कर लेंगे। और उसके बाद कुकिंग सेगमेंट जो है उसमें जो है क्योंकि कुकिंग पे फोकस होता है तो इसलिए उस वक्त आपकी कॉल्स दी, फिर उसके बाद आपकी इंशाल्लाह कॉल्स देंगे। तो अभी आपने कॉल करनी है तो जल्दी जल्दी कॉल करें, बताएं कि आप लोगों की सर्दियाँ जो हैं वो कैसी गुजर रही हैं। 051-8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मिशी खान ऑफिशियल है ऑन इंस्टाग्राम, उसको आप ज्वाइन कर लें, उस पर मेरी एवरीडे की जो बातें होती हैं वो होती हैं। उसके अलावा मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे है, मिशी खान ऑफिशियली ऑन टिकटॉक पे है एंड हमारा जो K2 सार मिशी खान का पेज है जिस नाम से ये शो शुरू हुआ था एग्जैक्टली कोई 8 साल पहले। 8 साल हो गए नाज़रीन माशाल्लाह करते करते। और अब है K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान, इसका जो पेज है ऑन फेसबुक उसको आप ज्वाइन कर लें और उसके ऊपर जो भी हमारे प्रोग्राम्स प्रीवियस हैं जो किए हुए होते हैं बच्चों के, कोई ढूंढ रहे हैं प्रोग्राम, कोई गेस्ट अगर आया था उसमें तो वो हमारे सारे अप टू डेट अपडेटेड शोज़ होते हैं, तो उधर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कदीम तरीन ज़ुबान कौन सी है। वैसे तो सब ज़ुबानों की हिस्ट्री होती है लेकिन पाकिस्तान की कदीम तरीन ज़ुबान जो है वो कौन सी है। आगे आंसर भी लिखा हुआ था, कहने वाली थी लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिमाग पे जोर देने का मैं मौका दे रही हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर जुल्करनैन खान होंगे, उनका नंबर है 0300-5356186 और आप इनके अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या गिरदो नवाह में आपके एरियाज़ हैं तो आप G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे ये बैठते हैं। तो इन पे इससे कॉल करके आप अपनी जो भी मर्ज़ है उसकी तशख़ीस के लिए कहते हैं डॉक्टर से जाके मिलना बड़ा ज़रूरी है। और आज आपको राहत फ़तेह अली खान साहब का खूबसूरत तरीन जो वीडियो और सॉन्ग है सांसों की माला, मैं नहीं समझती, कहना नहीं चाहिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है बहुत बड़ा नाम, मतलब उनका भी कोई सानी नहीं मलिका तरन्नुम नूरजहान की तरह, लेकिन जो सांसों की माला का वीडियो और जो सॉन्ग राहत फ़तेह अली साहब ने गा दिया है वो कमाल गा दिया है। और पिछले शो में आपको इसका वीडियो दिखाया था, मेरा आजकल बड़ा फेवरेट है और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है तो आज आप लोगों के लिए ट्रीट है। और मेरी वालदा जो है मम्मी, उनको भी बहुत ही पसंद आया, तो इसी बहाने अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं। दावर भाईजान खार भाईजान आपको भी मेरा ख़ास सलाम। और दावर भाईजान और मम्मी क्योंकि कराची में होते हैं दूर 1000 मील दूर, सोचे ना जी 1000 मील दूर, 14 घंटे जो है वो 15 घंटे लगते हैं बाय रोड, तो वो लोग वहाँ पे होते हैं और वो बड़ा मेरा प्रोग्राम जो बड़े शौक से देखती हैं और कुकिंग और ये वो, फिर वो बाद में क्रिटिकल अपना एक रिव्यू भी देती हैं। तो
तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है, उनकी जो राय है मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। सो अम्मा जी, आई होप ऑल इज़ वेल। और एक घूंट गरम गरम चाय का जो कि मुझे हमीदुल्लाह ने दी है। आजा वे आजा माई आजा। तो उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ मैंने आपसे ज़रूर बात करनी है, वो है एनिमल अब्यूज़ पे। अब आप लोग समझते हैं कि सिर्फ जानवरों को मारना पीटना ही एनिमल अब्यूज़ है, नहीं। अभी यूट्यूब पे एक चैनल है जो कि मैं अभी उसको मुझे भूल गया है, वो एक लड़का है, वो उसने एक प्रैंक यानी एक शैतानी अपनी तरफ से लोगों को हंसाने के लिए की है, जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है कि सोते हुए बेचारे जो सड़क वाले कुत्ते हैं कहीं ना कहीं छुप के सो रहे होते हैं, उसने ये किया है कि वो भोंपू सा लेके कैमरा ऑन करके जी उसके कान के पास जाके वो भोंपू बजाता है, यानी हॉर्न जो है बजाता है, और वो कुत्ते एकदम डर के जाग जाते हैं और पीछे उसने हंसी लगाई हुई है। अगर वो देख रहा है ना, अगर मुझे वो मिलता ना तो मैं उसको इतनी रैप्टे मारती ना, रैप्टे आप समझते हैं ना, मार सकते हैं आप अगर आप मारना चाहें, इतना मैं उसको वो करती ना कि भाई तुम अगर सो रहे हो और तुम्हारे कान के पास लाके कोई बाजा बजाए तो कैसा लगेगा, तुम तो जो कर रहा होगा उसको मारोगे। तो कुत्तों को और फिर पीछे हंसी लगाई हुई है। तो प्लीज़ यार खुदा के लिए आप लोग जो है, चले इंसानों के लिए तो बहुत सारी तंजीमें सब लोग काम कर रहे हैं, और इंसान के पास अल्लाह ने उससे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो वो बोल सकता है, लेकिन एक बेजुबान जानवर के साथ लोग ऐसी पाकिस्तान में चीज़ें करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं इन ऐसे लोगों बच्चों के, वो बहुत बिजी थे अपनी ज़िंदगियों में कि उन्होंने ना कोई इंसानियत सिखाई अपने बच्चों को, ना कोई तौर तरीका सिखाया। तो जितने वालिदैन देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को जो भी आप बताते हैं कि जी गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, मटेरियल चीज़ों का बताते हैं, कुछ उन्हें इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी के बारे में बताया करें कि अल्लाह ताला ने ये मखलूक जो है, पैरेलल मखलूक हमारी ज़िंदगियों में जो बनाई है, इसका कोई मकसद है। तो इस तरह जानवरों को तंग करना, हॉर्न बजाना और हंसना, बिल्ली को पत्थर मार मार के बच्चे की हंस रहे होते हैं, मैं तो रोक के गाड़ी जो है फ़ौरन डांटना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी एक वो बन गई है। गधे को उस दिन एक आदमी था, वो ये सब्जी वाली गधा गाड़ी लेके जा रहा था, उसको सोटियों पे सोटियां मार रहा है। भाई वो अपनी स्पीड पे भाग सकता है ना, वरना फिर आप तुम गाड़ी ले लो पैसे जमा करके, अगर इतनी तुम्हें स्पीड की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको कहा मैं इंस्पेक्टर हूँ, मास्क पहना हुआ था, तो फौरन ना उसने सोटी, मैंने कहा फेंको सोटी वरना मैं 5,000 रुपये तुमको जो है ना वो होगी फाइन होगा। तो उसने उधर से ही ना सोटी लेके फेंक दी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है ना जानवरों, कोई अगर जुल्म कर रहा है तो उसका हाथ रोकें, क्योंकि जुल्म करने वाले से देखने वाले जो है वो ज़्यादा गुनहगार है कि खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो रोका करें लोगों को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे सेट पर मेरी प्यारी सी गुड़िया, अल्लाह को सलामत रखे, मेरे चैनल को सलामत चमकता दमकता रखे। जनाब हाफिज साहब को, खास साहब को, जनाब परवेज साहब को, जनाब कामरान साहब को, और राजा का पकवान के जवान। जी 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 सर, आपका सलाम सब तक पहुंच गया है। जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक सर है अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे बात यह है कि जो अभी आपने जो बातें चंद की हैं, अगर हम इस्लाम के दीन के नजदीक हो जाएं तो इन सब चीजों से खुद ब खुद हम बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जी जी लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। जब दीन से दूर हो गए तो ये सारी बातें हमारे अंदर, हमारी औलाद में शामिल हो गई हैं। ये सर, ये दीन से जो करीब है उनको मैंने बुरी और हरकतें करते हुए देखा है और सुना है। हैं ऐसे भी लोग? जी जी, काफी सारे हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग हैं जी, और कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। मतलब वो मेजॉरिटी हो गई है अब। जी जी, तो आप पे मैं, क्योंकि देखिए जानवर भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उन पे इस तरह जुल्म और सितम करना जो है, बाहर के मुल्कों तक हमारे जूज की जो कहानियां हैं वो पहुंची हुई हैं कि वहाँ का जो जानवरों के लिए खाना और फ्रूट आता है वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके घरों में चला जाता है। जी, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। जी 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 भाई साहब। बेटे मैंने अपनी जिंदगी में 4 जानवर पाले हैं। अच्छा, कौन से? एक डॉग जी, एक कैट, एक सांप और एक न्योला। सांप भी आपने पाला ये है? चारों के चारों खतरनाक जानवर हैं ये जो मैंने पाले थे। जी 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 सर, एक तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो रेप्टाइल में आ जाता है।
बिल्कुल हाँ जी। तो सांप आपने अलमारी में रखा हुआ था? जी, सांप भी रखा था और न्यूला भी रखा हुआ था। नहीं, किधर रखा था आपने, घर में? ये घर में नहीं, वो मैंने अपने कैंट एरिया में रखे हुए थे बाहर ही। अच्छा, बाहर रखा था। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आर्मी में था जब रखे हुए थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा हाजी साहब, आज का सवाल कि पाकिस्तान की कदीम तरीन जुबान कौन सी है? कदीम तरीन, कदीम, सबसे पुरानी जुबान। सबसे पुरानी जुबान तो बेटा ये उर्दू, ये पंजाबी बोली जाती है ज्यादा पाकिस्तान में। कदीम हाजी साहब, कदीम, कदीम कदीम जुबान पश्तो भी समझी जाती है। एक बताया ना। एक बताओ बेटा, भाई पाकिस्तान की जुबानें बेशुमार है, क्या बताऊं अब मैं। ठीक है, एक बता दें। आपने कहा है कि पंजाबी। जी, पंजाबी जुबान है जी, मुछों वालों की। ठीक है, ओके। सही है। थैंक यू सो मच प्यारे से हाजी साहब फ्रॉम, हाजी असगर साहब फ्रॉम, कहाँ से? अच्छा से। आज अब मैं जा रही हूँ कुकिंग के लिए, तैयार हो के। अच्छा आप जाते जाते एक और आपको चीज़ बता दूँ, जाते जाते, वो ये कि जिस तरह वापस आती हूँ एनिमल अब्यूज़ पे, कि जिस तरह कावान जो कि इस्लामाबाद जू में 35 साल से, माय गॉड, जिस हालत में रह रहा था वो, उसने अल्लाह से पता नहीं कितनी रो रो के आंसू करके दुआएं मांगी। तो अमेरिकन सिंगर हैं शर, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। वो ऑल द वे आई पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद स्पॉन्सर करके उसको कैम्बोडिया में जो है वहाँ पे एक सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी, वहाँ पे वो इस वक्त हसीन तरीन माशाल्लाह ज़िंदगी वाइल्ड लाइफ की लीड कर रहा है। इसी तरीके से बबली और एक जो दो रीच हैं इस्लामाबाद जू के, उनकी भी अल्लाह ने सुन लिया, जो कि इतनी बुरी हालत में है इस वक्त। उन्होंने 4 पॉज वाले जो है उन्होंने उनका भी कर लिया बंदोबस्त, वो भी अभी चंद दिनों में जो है यहाँ से चले जाएंगे। और प्लीज़ पाकिस्तान की अगर जू एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, आप लोगों को बंद कर देने चाहिए जू, बिल्कुल। हम लोग नहीं जानवरों को रख सकते, बच्चे आके उनको तंग करके, और ना आप उन्हें खाना देते हैं, ना उनके जो खाने के पैसे हैं वो आप खुद खा जाते हैं और उनका सौदा भी खा जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप उनको डोनेट कर दें। दुनिया में और जूज़ हैं और एनिमल सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे वो बेहतर तरीके से उनकी वो कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नाज़रीन एक क्विक से एक कमर्शियल ब्रेक पे, और कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी अपना जो कुकिंग सेगमेंट है, दैट्स कॉल्ड मिशेलिशियस डिशेस। बड़ा है, लेकिन चलते हैं क्विक से ब्रेक पे, उसके बाद वापस वहाँ पे मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिशेलिशियस डिशेस, और मिशेलिशियस डिशेस अपनी ज़ुबान में फंस गई हुई हैं। और आज बन रही है ज़बरदस्त सी कोफ्ता आलू करी। कोफ्ता आलू जो है वो खाली आप कोफ्ते तो बनाते हैं, लेकिन उसमें आलू शामिल कर देंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ज़रा डिश ज़्यादा भी हो जाती है और जो है आपको मज़ेदार भी लगती है। वाइट राइस यानी सफ़ेद चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, नान, चपाती, या आपकी अगर डाइट की कोई ब्रेड है, कीटो ब्रेड है, तो उसके साथ भी खा सकते हैं। सो मैंने क्या किया है कि रेडी टू कुक जो होते हैं कोफ्ते, वैसे मैंने आपको यहाँ पे शो पे असली जो स्क्रैच से बने हुए कोफ्ते हैं वो भी बनाने बताए हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो इसलिए एक अच्छी कंपनी है, 2-3 बल्कि अब आ गई हैं, जिनके रेडी टू कुक जो है कोफ्ताज होते हैं वो आपने ले लिए। इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोफ्ते हैं ये आपने ले लिए। भुनी हुई ऑलरेडी जो भुनी हुई प्याज है वो मार्केट में मिलती है, लेकिन अगर आपने भून के रखनी है तो वो भी आप ले लें। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें ये जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 से आधा टीस्पून गरम मसाला, और उसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक जाएगा। 2 टीस्पून इसमें जाएंगे इसके लहसुन अदरक के, और 2 अदद फ्रेश प्याज इसमें जाएगा, और 4 अदद आलू हैं दरमियाने साइज़ के, 4 से 5 अदद आलू आप इसमें कर सकते हैं। अब आप देख लें कि मैं जो, और हरी मिर्चें, हरा धनिया ये मैं साइड पे इधर रख लेती हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 अदद लीमू हम शामिल करेंगे, और ये इसमें रख लेते हैं। ये देख लें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद लीमू। और बाकी जो आप डिशेस बना रहे हैं, प्लीज़ K2 साहर मिशी खान का जो पेज है
उसको ज्वाइन कर लें, उसमें बताएं, इनबॉक्स करें अगर आपने कोई फरमाइश है आपकी, तो मिशलिशियस डिशेस में वो फरमाइश मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। कटिंग के वक्त प्लीज़ फिंगर्स को इस तरह करके रखा करें, ऐसे दूर छुरी से आपने छुरी को अच्छी तरह ग्रिप में रखना है और बारीक बारीक इस तरीके से आप चॉप कर सकते हैं। वैसे तो लेडीज़ यूजली जो है वो हांडी के अंदर ही काट के डाल रही होती है, वो भी तरीका ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। 2 अदद प्याज हो गए, ये मैं पहले से ऑन कर लेती हूँ। ओहो, ऑन नहीं हुआ। ओके, ये ऑन हो गया है और इसमें हम डाल देते हैं 1 कप के बराबर इसमें जाएगा तेल। ये आप देख लें, 1 कप के बराबर इसमें तेल जाएगा और साथ ही हमने ठंडे ऑयल में ही आपने इसमें शामिल कर देने हैं ये 2 अदद जो काट के प्याज डाले थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने इसमें डाल दिए, ये देख लें। और 2 टीस्पून जो लहसुन अदरक था वो इसी में आपने शामिल कर देना है और हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि जो हीट है ऑयल की उससे ये कुक होना शुरू हो जाए और आपका अवन भी सही रहेगा, क्योंकि जब आप गरम गरम तेल में प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो एकदम से सारा वो उड़ना शुरू कर देता है, तो उससे सब आपके किचन में ग्रीस जमा हो जाती है। तो ढक्कन रख दें, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद आपको बता दूं कि हम इतने जो कोफ्ते हैं उसके लिए आलू जो है आपने वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटें, इसी के बराबर, ताकि मैच कर जाएं। ये देखें, ये वाला हमने कटिंग करनी है आलूओं की, ये देख लें। ये मैं बोल में साथ साथ डालती जाती हूँ। कटिंग बोर्ड ज़रूर रखें लकड़ी का सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो क्या कहते हैं, दूसरे भी आए हुए हैं, प्लास्टिक के भी है, लेकिन मुझे लकड़ी का सबसे सही लगता है। ये हाइजीनिक भी होता है और ज़्यादा बेस्ट होता है। ये आपने लिए इस तरह, आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं, ताकि अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आजकल क्योंकि हर जगह पे एक नारे लगाए जा रहे हैं कि जी महंगाई बहुत है, तो महंगाई के दौर में आपको इस वजह से थोड़ा सा, और ये जल्दी भी गल जाएंगे। आजकल फ्रेश आलू आए हैं बड़े ज़बरदस्त, और फ्रेश आलू जो है वो उसके चिप्स भी अच्छे बनते हैं। ये आपने लिए, ये डाल दिए, और वो देख लें जो हमारी प्याज और लहसुन अदरक है, ये देख लें। ये ज़रा बड़ा आलू जो है, ये सारे एक बराबर हैं। अगर आप देखना चाहें तो इधर से क्लोज में देख सकते हैं, ये देख लें। ये इतने ऐसे आलू होने चाहिए, ये देख लें। बस एक और रह गया, उसके बाद हम अपना उसका चेक कर लेते हैं कि प्याज और लहसुन अदरक की क्या सूरत हाल है। वैसे तो आलू सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल, यानी सबसे ज़्यादा ऐसी सब्ज़ी है जो कि कॉन्टिनेंटल खानों में, मेडिटेरेनियन खानों में, ये आपके पाकिस्तानी खानों में, एशियन खानों में आलू जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी इस्तेमाल की जाती है वो है आलू, यानी पोटैटो। कुछ लोग पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग आलू ही कहते हैं। आलू थोड़ा सा कोई मोटा हो जाए कहते भी तुम्हारी शक्ल आलू जैसी हो गई है। गाल में आपने आलू फंसाए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है आलू को तशबीह किसी की पर्सनैलिटी से भी देते हैं। ये देख लें, ये ज़बरदस्त क्यूब कटिंग में मैंने काटे, ये देखें, ये ज़बरदस्त हो गए। इसी के अंदर मैंने हरी मिर्चें बारीक आपने इस तरीके से चॉप करके बारीक जो है वो हम इसमें हरी मिर्च शामिल इसलिए करेंगे ताकि आलूओं में जो उसकी एक वो है फ्लेवर है, ज़रा डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ें बनानी चाहिए। जैसे आप अपना तरीका प्रोसीजर डिफरेंट करेंगे तो आपकी डिश जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट करने लगेगी। बेशक दो मिर्चें ले लें आप, ये इसको बारीक ऐसे 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 चॉप कर लें। ये देख लें, बारीक आपने चॉप किया और इसको हमने आलू में शामिल कर दिया। और जो ये है नींबू है, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है। इस तरह प्रेस करेंगे तो इसका रस जो है वो बराबर फिर निकलता है। इसको आपने निकाला और इसके जो बीज हैं वो हमने इस अलहदा से प्लेट में निकाल लिए। बीज जो है वो कड़वे होते हैं, वो आपको निकाल देने चाहिए, सारा फ्लेवर जो है वो किल हो जाता है। ये आपने इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिया आलूओं के ऊपर। और छिलका आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है। छिलका जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो लेमन के जेस्ट जिसको कह लें या छिलका कह लें उसमें होती है। अब आप देखिए मैंने इसमें
जो है लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लिया। अब आप देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। और ये जो लेमन है इसको हमने बारीक इस तरीके से, ये देख लें, बारीक हमने इस तरीके से चॉप कर लिया और इसको भी आलू में शामिल कर देंगे। अभी आप देख लें। और आधा आप विटामिन सी, ज़बरदस्त, ये लिया आपने, ये इसमें शामिल कर दिया। साथ साथ क्लीनिंग भी किया करें किचन की। अब हम देखते हैं अपना ये लहसुन, अदरक और प्याज, ये देखें कितने मज़े से ये फ्राई हो रहा है। हल्का सा ये थोड़ा सा और सुनहरा होगा तो इसमें फिर हम शामिल कर देंगे, सबसे पहले शामिल करेंगे मसाले और फिर 2 अदद आपने टमाटर भी इसमें डालने हैं। ये मैं भूल गई थी, सॉरी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। 2 अदद टमाटर, लेकिन हमने टमाटरों को गोल काटना है। गोल जब आप टमाटर को काटते हैं तो उससे जो गलावट है वो और जो ग्रेवी है वो स्मूथ बनती है। जब आप क्यूब कटिंग में काटते हैं तो उससे जो है मोटे मोटे जो है पीसेस रह जाते हैं और गलने में भी टाइम लगता है। थोड़े से अगर नरम टमाटर आप लेंगे तो आपकी जो कोफ्तों की ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। ये आपने एक टमाटर मैंने काट लिया, दूसरा जो है ये देख लें, दूसरा भी कट गया। साथ साथ फ्रेश चीज़ें बनाया करें, कोशिश किया करें फ्रेश चीज़ें बनाएं। फ्रीज़ की हुई चीज़ें लोग खाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मसाले। मसालों में 1 अदद लाल मिर्च, मेरी फेवरेट, टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 ही टीस्पून इसमें मेरी एक और फेवरेट नाज़रीन, आहा, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आधा टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, हस्बे जायका नमक जो कि 1 से 1.25 टीस्पून में डालती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आजकल चीख मारना भी एक क्राइम हो गया है, हर कोई भागना शुरू कर दे। ये देखें मसाले का की वजह से इसका कलर जो है, बस आपने इतना ही प्याज को बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो जो आपकी ग्रेवी है, जो करी है, वो काली पड़ जाएगी। ये लें, ये हमने इसमें साथ में टमाटर भी शामिल कर दिए, टमाटर शामिल कर दिए। और टमाटरों के साथ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टमाटर कम है, तो इसमें मैं 1 अदद टमाटर, और अब हाथ से ख़वातीन ऐसे काटती हैं, ये देख लें आप, हाथ से आपने इस तरीके से काट लिया। बेशक अगर आपने वो कटिंग नाइफ़ नहीं है तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं गोल टमाटर। और इसको अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी जो कि हमारी बास्केट में, इसको अगर आप सब्जियों को देखें ना तो इतनी प्यारी लग रही हैं ना सब्जियां कि बिल्कुल डिज़ाइनर सब्ज़ी लग रही है। सर्दियों में सब्जियां बड़ी अच्छी हो जाती हैं, बड़ी फ्रेश आती हैं। हरा धनिया हमने इसमें शामिल किया और कुकिंग के दौरान इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी काट के डाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ये। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें ज़रा, इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली है। ओह नाज़रीन, बहुत ज़्यादा मसाला हो गया है। अच्छा ये देख लें आप, अब हमने इसको 5 सेकंड के लिए ढक्कन आप रखेंगे ना, 5 मिनट के लिए, ये 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको तेज़ आंच करनी है हमने 2 मिनट के लिए, तो ये एकदम से हीट इसमें आएगी और हीट की वजह से वो सही तरीके से पकेगा। जो ये भुनी हुई प्याज है ये भी मैंने अभी इसमें शामिल करनी है, लेकिन अभी नहीं, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू और हरी मिर्चें और जो लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ किया था, यानी लीमू जो है इसके ऊपर जो डाला था हमने, ये देख लें, लीमू का रस और लीमू बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया था। नाज़रीन ये देखें आप, ज़रा आलूओं की शक्ल देखें। ओह अच्छा, अब हम ये देखें आप, बिस्मिल्लाह, ये देखें, इसमें हम थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल, ये देखें गोल टमाटर जो होते हैं वो 1 सेकंड के अंदर नरम हो जाते हैं और आपको ना वो ब्लेंडर के अंदर इसकी करी के लिए अलहदा से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे काफ़ी लोग जो है, मैं भी कभी कभी करती हूँ, जब टाइम हो
जब टमाटो का जो पेस्ट है वो हम अलहदा से ब्लेंडर में बनाते हैं तो कोफ्तों की करी जो है वो बहुत स्मूथ बनती है। तो कोई बात नहीं, ये आप रियल तरीके से बना रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा आप वो नहीं यूज़ कर रहे। इसमें थोड़ा सा 2 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। ये लिया, इसको अच्छी तरह थोड़ा सा। अब इसमें मैंने डाल दिए आलू, हरी मिर्च और लीमू से इसको हमने बनाया था, ये डाला। ये देखिए, क्योंकि ये प्री कुक्ड है कोफ्ते। ये देखिए, वैसे तो खाली कितने मज़े का लग रहा है, खाली जो इसको अब हमने कवर किया। दूसरे चूल्हे के ऊपर, एक सेकेंड, दूसरे चूल्हे पे आपने हल्का सा क्विक सा सौते करना है। ज़्यादा आपने लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी है, हल्का सा आपने सौते करना है इसको। कोफ्तों को हल्का सा आपने 2 से एक फ्राइंग पैन या पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और ये जैसी गर्म होगा इसमें हल्का सा इसको आपने शैलो फ्राई टाइप नहीं होता, ताकि जो रेडी टू कुक होते हैं वो थोड़े से फ्राई हो जाएं तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप वैसे भी डाल देंगे तो भी बन ही जाएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा मज़े के बने। ये जो भुनी हुई प्याज है अब मैं ये आलूओं पे शामिल कर रही हूँ। ये आप देख लें, थोड़ी सी आपने इसमें शामिल की, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये आपने इसको कवर कर दें, ये थोड़ा सा गरम। ये देख लें, अब आपने पैन को ऐसे किया और तेज़ आंच रखनी है। इसमें हमने डाल दिए ये कोफ्ते लेके, ताकि ये थोड़े से जो इसका रेडी टू कुक जो होते हैं कोफ्ते, वो थोड़े से उनमें कच्चापन होता है, तो वो कच्चापन दूर करने के लिए ये बेसिकली की जाती है चीज़। अच्छा, हम अपना साथ साथ आप सफाई करते रहें किचन की, तो वो भी बहुत अच्छा है, ताकि मेस ना क्रिएट हो। कोई और बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उसके अंदर बहुत उनको इख्तलाफात जो हैं वो किचन से ही स्टार्ट होते हैं। तो जो भी जाए किचन में अपनी प्लेट या कुछ लेके तो वो धो दे, बजाय इसके एक वबाल खड़ा हो जाता है कि जी फलाने की प्लेट क्यों पड़ी हुई है, मैं क्यों धोऊं। ये मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मसाले मैंने इतने डाले हैं कि मैं सूं शुरू हो गई है। ये देखें, तेज़ हमने कर ली आंच इसको। ये आपने कोफ्तों को इस तरीके से टॉस एंड टर्न किया, थोड़ा सा हमने इसको इसके ऊपर अब ढकना रखते हैं ताकि ये जल्दी हीट अप हो जाएगा। अब आपको दिखा दूं कि अब मैं चम्मच चेंज कर रही हूँ। ये देखें, आलू और ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त हो चुकी है मिक्स। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, थोड़े से अगर रह जाएं तो आप उसको चम्मच से थोड़ा सा वो कर सकते हैं, स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसमें शोरबा भी अभी बनेगा, ये देख लें। ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ओके, ये देखें, जैसे आप ढक्कन रखेंगे, ये देखें जो कोफ्ते हैं, बस इतना आपने कुक करके हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ता आलू करी बहुत मज़े की होती है, चटपटी होती है, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा। अब हमने क्या करना है, अब तोड़ना नहीं है, ये आपने इसको हल्के ऐसे ऐसे किया और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 2 से 3 कप पानी के, ताकि इसका शोरबा बनेगा। ये देखें, आलू भी गल जाएंगे और इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया हम काट के डाल देते हैं। अब ये दरमियानी आंच पे इसको कुक करना है, ये आप देख लें। ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया और चुटकी बराबर गरम मसाला ऊपर से आपने डाल दिया। इसको अब आपने ऐसे ऐसे शेक इट बेबी करना है, शेक इट बेबी। इसके बाद इसको हमने ऑफ कर दिया। दरमियानी आंच पे ये बनेगा, आलू भी गल जाएंगे और साथ में कोफ्ते भी जो है वो भी साथ में जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे और सारे मसाले आपस में, वो कहते हैं ना जिस तरह आप घर में सारे लोग बैठते हैं, इसी तरह मसाले भी आपस में मिल जाएंगे और मज़ेदार सी बनेगी कोफ्ता आलू करी तारा। सो अब एक क्विक सा ब्रेक है और ब्रेक के साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त सा प्यारा सा गाना भी सुनाना है। राहत फ़तेह अली खान साहब ने ट्रिब्यूट पेश किया है
नुसरत फतेह अली खान साहब को ये जो लुक है वो यहाँ पे भी पेस्ट कर रही आज है। तो ना माशाल्लाह एक तो टोटली चेंज्ड और बहुत ज्यादा जो है ना वो आपका जो लुक है ना बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। तो एक तो आप East फ्रेश और भी लग West रहे हो हैं गया। और दूसरा कुछ मैचिंग भी हो रहा है ना, हाँ, येलो के साथ मैचिंग हो रहा है। बिल्कुल। कैसे तो आप, बहुत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा रहा हफ्ता आपका? हफ्ता तो बिल्कुल अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह और बिजी रहा? हाँ बिल्कुल। तो शो के हवाले से कोई रिस्पांस आपका? शो के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और दूसरा हर साइड पे रिस्पांस मतलब कि एक तो पेशेंट्स को भी हमसे फ़ायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं आ सकते वो कॉल करके हमसे मशवरा ले लेते हैं। इस तरह क्लिनिक में भी जो है ना हमसे जो है ना लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी ये है कि बंदा ख़ुद भी सेटिस्फाइड रहता है कि आया मेरी वजह से किसी को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, किसी की तकलीफ़ कम हो रही है। बाकी हम और क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा रहम किया है कि थोड़ा बहुत हमें नॉलेज दिया है और उसी से लोगों को जो है ना हम उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। नहीं ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये जो भांजपन है इसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जी जी। उनके पास मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर उनसे इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, वो उनसे काफ़ी सारे पैसे भी लेते हैं। जी तो जी। ये बांझपन का इलाज पाकिस्तान में होता है या ये डिटर्मिन करना, इसके बाद का भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ये हो सकता है क्या? ये बिल्कुल बांझपन, मैं एक बात बता दूं, हमारा जो तरीके इलाज है यानी होम्योपैथिक तरीके इलाज जो है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो सारी बीमारियां जिसको दूसरे तरीके इलाज में लाइलाज करार देते हैं जी, क्योंकि दूसरे जो तरीके इलाज हैं उसमें से बीमारियों का इलाज वायरस, बैक्टीरियाज और इस तरह के जर्म्स वगैरह को देकर किया जाता है, उस बेस पर किया जाता है। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी जो होम्योपैथिक जो सारा जो साइंस है उसमें हमें बताते हैं कि कुछ बीमारियां मियाज़म्स की वजह से भी होती हैं, जो कि मियाज़म्स, जी बिल्कुल, ये वो हर्डल्स हैं जो बाज़ औक़ात टेस्ट वगैरह में नहीं आते। अच्छा। टेस्ट वगैरह में ये क्लियर नहीं होते कि मतलब आया क्या क्या मतलब अंदर तकलीफ़ें हैं जिसकी वजह से बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं या कोई जर्म्स आ गए हैं या बैक्टीरिया जो है ना बॉडी में एंटर हो गए हैं। बाज़ औक़ात ये टेस्ट में नहीं आते और बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो उनका नॉलेज फिर हमें होता है क्योंकि हमें पता है कि मियाज़म्स की वजह से ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। ठीक है। तो उसका हम मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो बीमारियाँ जो दूसरे तरीके इलाज में लाइलाज करार देते हैं उसका हम 100% इलाज करते हैं। अच्छा। इसमें देखना यह पड़ता है ना कि आया मतलब क्योंकि कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोग औरतों को कह सकते हैं कि ये स्टेराइल हैं, ये बांझपन का शिकार हो सकती हैं, मर्द नहीं हो सकते क्योंकि आजकल जो है ना 40% मेल्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। 40 to 45% जो है ना मेल के मसले आ रहे हैं और इसी तरह जो 50-55% पर ये फीमेल के हैं क्योंकि उसमें से भी उनके काजेस होते हैं, कुछ में से PCOS के मसले होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के, तो उसकी वजह से ओवरीज में रसोलियाँ आ जाती हैं, मल्टीपल जो है ना रसोलियाँ, जो ज़्यादा रसोलियाँ हैं वो आती हैं, तो उसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक काज ये हो गए जिसकी वजह से फिर फर्टाइल नहीं हो सकते ना, इनफर्टिलिटीज़ काज होती हैं। अच्छा, मेल में मर्दों में ज़्यादातर जो है ना जो ओलिगोस्पर्मिया है उसके काजेस होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात UTI इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ये भी एक मेन काज है, उसकी वजह से भी फिर नहीं होते। अच्छा, कुछ जो फीमेल हैं उसमें से जो टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस हैं वो भी अक्सर पॉजिटिव आ जाता है, जो बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी होने में रुकावटें डालता है और जब हो भी जाए तो फिर बच्चों में अक्सर मसले मसाइल आते हैं, माजूर हो जाते हैं इस तरह। तो इन सब का हम 100% इलाज करते हैं। अच्छा, ये फर्ज करें बांझपन का अगर इलाज है तो उसका ड्यूरेशन इलाज का कितना होगा? इसमें यह है ना कि काजेस देखते हैं, कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक बंदा है उसका जो स्पर्म काउंट है, जो जरासीम का जो लेवल है वो कम होता है, तो फीमेल उनकी जो वाइफ होती है वो ठीक ठाक होती हैं, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसमें इलाज करते हैं। कुछ लोगों का महीने में हो जाते हैं, 1 मंथ में भी अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा देता है। कुछ लोगों के इस तरह होते हैं जो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से 4-5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि ये 100%
ट्रीटेबल है हमारे लिए। और दूसरा हम वो काजेज़ देखते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट से होते हैं। फीमेल के जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी स्टार्ट से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मतलब बिफोर जो है ना मैरिज या शादी के पहले जो मसले मसाइल होते हैं, अक्सर फीमेल्स के जो मंथली साइकिल वो डिस्टर्ब रहता है या उनके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होते, तो उनको पहले इलाज करना चाहिए। ये कुछ मसले मसाइल इस तरह भी होते हैं जो शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन पहले भी उनका टेस्ट होना चाहिए। फीमेल में बाज़ औक़ात LH और FSH में प्रॉब्लम हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका टाइम पर इलाज लेना चाहिए। तो शादी के बाद फिर मसले मसाइल क्रिएट नहीं होते, क्योंकि आजकल एक तो हमारे माशरे में ये भी है कि प्रॉब्लम को नहीं देखा जाता, और जो है ना ज़्यादातर जो है ना जो औरतें होती हैं उनको टारगेट किया जाता है कि मतलब आप में मसला है। बाज़ों का जो है ना मर्दों में मसले मसाइल होते हैं, तो मसला जब मैं देखता हूँ तो मसला मेल में होता है जो उनका हस्बैंड होता है। बेसिकली खवातीन के मसला नहीं, ये दोनों का है। तो जो भी कपल्स हैं उसमें से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि दोनों चेकअप करवाएं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चेकअप कराएंगे तो डायग्नोस हो जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों कपल्स वैसे मेडिसिन ले रहे होते हैं, और ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं, जो दूसरे तरीके इलाज हैं, उसमें से तो स्टेरिलिटी का या जो बांझपन है इसका इलाज जो करते हैं तो ये हार्मोन्स के थ्रू करते हैं, ये स्टेरॉइड्स के थ्रू करते हैं। तो ये औरतों में क्या कर देता है, उनका वज़न जो है ना बढ़ा देता है, उसके जो है ना चेहरे पर बाल उसके साथ आ जाते हैं, या उसकी जो है ना रसोलियाँ बन जाती हैं। और अच्छा, मर्द जो हजरात हैं उनको भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी स्टीरॉइड्स की वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। इस तरह उसमें से फीमेल्स वाली हार्मोन्स अक्सर एक्टिवेट हो जाती हैं, उनका जो है ना स्किन जो है ना सारा ये लूज़ हो जाता है, फैट जो है ना वो बढ़ जाता है इस तरह। तो ये मेडिसिन के थ्रू है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम से, ये हार्मोनल इशू हैं या वो जो है ना जो मरहत हैं, जो उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम से या उनको इन्फेक्शन हुआ हो या किसी को गुनूरिया की शिकायत हो गई हो, तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका मुकम्मल इलाज होना चाहिए। तो यही चीज़ें होती, ये छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं जो बाद में इनफर्टिलिटी काज करती हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक मुकम्मल और बेहतरीन इलाज कर दिया इसका बांझपन का। जी बिल्कुल। अब एक चीज हो गई, जी, मतलब वो कपल ने आपको आके कहा कि जी खुशखबरी सुनाने के लिए, बिल्कुल कुछ सुना दिया आपको, उसके बाद क्या आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के ऊपर बहुत सारे जो है पैसे लेते हैं लोगों से, कि ये आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि बेटा होगा कि बेटी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिलीज हैं उनमें बेटे की बहुत चाह होती है, तो वो कह रहे थे बेटा ही होगा, तो वो दूसरे लोग उनको मिसगाइड करके कहते बेटा ही हो। ऐसा क्या डिटर्मिन हो सकता है कि बेटा ही होगा? ये मैं एक बात बता दूं, ये तो बाद में पता चल जाता है बेटे और बेटी का, ये तो एंड में पता फिर चलता है, क्योंकि स्टार्ट में जो 3-4 मंथ्स है इसमें से ये नहीं पता चलता कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि ये जो मेन ऑर्गन्स हैं तो बाद में फिर डेवलप होते हैं। तो इसका ये होता है कि स्टार्ट में एक हम इलाज कर सकते हैं, एक होपफुल इलाज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि होगा। कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि मतलब ये आया आपकी जो प्रेगनेंसी हो गई है अब ये मेल है या ये फीमेल है, ये नहीं बता सकते स्टार्ट से कोई भी। लेकिन होम्योपैथिक में इस तरह के इलाज हम करते हैं, क्योंकि हमारी एक दवाई है जिसको हम कहते हैं एसिड पॉज या पास्पोरिक एसिड, एक दवाई उसे हम कहते हैं, जो कि मेल जो हार्मोन है उसमें से जो वाई जो क्रोमोसोम्स हैं उसको हेल्दी करता है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि ये तो एक्स एंड वाई से वो होता है ना, जब एक्स वाई क्रोमोसोम क्रॉस करेंगे मिलेंगे तो जो है ना मेल होगा, और अगर एक डबल एक्स जो है ना होगा तो फिर तो फीमेल होंगी। तो हम ये करेंगे कि हम उसका इलाज करते हैं मेल का, इसमें मर्द का मसला होता है। अच्छा। अगर क्योंकि इसमें ये फीमेल में कोई मसला नहीं होता कि ये औरत की वजह से जो है ना ये लड़कियां पैदा हो रही हैं, इसमें टू द पॉइंट बात मैं कहूँ, ये सिर्फ मेल में ये मसला होता है, क्योंकि मर्द बेटियां बहुत पैदा हो रही हैं, इसका मतलब मेल में इसमें फीमेल की कोई उसमें ना खराबी भी नहीं है, और ना इसको कोई ये बता सकता है कि आपकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हार्मोन सिर्फ मेल में है, एक्स एंड वाई। फीमेल बेचारी में तो नहीं होते, वो तो लड़का पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। हमारे माशरे में फिर इसका मतलब सारा ब्लेम औरत पे करता है कि जी इसकी वजह से बेटा नहीं हो रहा और 4 बेटियां होगी, जो कि अल्लाह की रहमत है मेरे ख्याल में। ऐसे नहीं कहना चाहिए, बच्चे तो हेल्दी पैदा हो, जो भी जेंडर हो। जी बिल्कुल, ये तो ना
ये तो हमारे इख्तियार में तो नहीं होता ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। बेटियों को अल्लाह ताला ने रहमत बता दिया है कि हम, और जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, तो हम जो जिस तरह चाहते हैं, किसी को सारी बेटियां देते हैं जो कि रहमत है, किसी को सारे बेटे देते हैं। अच्छा, किसी को क्या देते हैं, किसी को जो है ना बच्चे और बच्चियां, मतलब मेल और फीमेल जो है ना दोनों बच्चे दे देते हैं, और किसी को बांझी रखते हैं, नहीं देते, क्योंकि हमारे जो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे उनके भी तो स्टार्ट में बच्चे नहीं थे, फिर एंड में जो है ना उनको अल्लाह ताला ने उस पर रहम फरमा दिया। जब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हम पर रहम फरमा, तो फिर भी वो अल्लाह ताला ने जब खुशखबरी सुना दी कि आपको हम औलाद देंगे, तो वो फिर तस्लीम नहीं कर सकते थे कि अच्छा मेरी तो एज गुजर चुकी है, मेरी वाइफ जो है वो भी जो है ना वो तो बूढ़ी हो चुकी है। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं आप पर रहम फरमाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। अल्लाह ताला ने उनको निशानी बता दी कि 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकोगे किसी से, एक वो बात उनको जो है ना एक निशानी बता दी, तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमा दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला का देन होता है सारा, किसी को बेटियां देना या बेटे देना या दोनों दे देना या किसी को कुछ भी नहीं देना, ये उनके ऊपर है। लेकिन इलाज एक सुन्नत है ना, ये तो हम नहीं छोड़ सकते, इलाज जरूरी है कि हम उसके लिए अपनाएं, और बाकी रहम अल्लाह ताला फरमाता है। जबरदस्त बात की है डॉक्टर साहब। ऑन दिस नोट डॉक्टर साहब एक कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिशी खान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? शहनाज फ्रॉम कराची। कराची से। कैसी हैं शहनाज जी, खैरियत से हैं आप? बहुत सही हूँ, अच्छी हूँ। सर्दी बहुत जोरों पे हो गई है, कराची में भी सर्दी बहुत जोरों पे हो गई है, बहुत जबरदस्त हो रही है। इस वक्त घर बंद करके बैठे हुए हम लोग। चले, शुक्र है कराची वालों की भी सुनी और वहाँ पे भी सर्दी आई। बहुत सख्त सर्दी है। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, वेल ड्रेस लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, आपके कलर बहुत जचते हैं। थैंक यू। शहनाज जी, आपकी कॉल मिली है, डॉक्टर जुल्किरनैन हमारे साथ हैं, कोई बात आप करना चाहेंगी? जी, मैं जुल्किरनैन से ये बात करना चाहूंगी, मेरी भतीजी के लिहाज से बात करूंगी, उनकी प्रेगनेंसी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को खैरियत चाहती हूँ, आप लोगों की नेक। थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। मेरी भतीजी का मसला है। जी जी, उनको क्या तकलीफ है? उनकी ना प्रेगनेंसी है, लेकिन शुगर भी है उनको। अच्छा। हाँ, तो शुगर हो गई है उनको, लेकिन प्रेगनेंसी है, 4था-5वां मंथ है। अब वो इंसुलिन ले रही है। क्या ये सही है? कितने टाइम? 2 टाइम लेना चाहिए क्या? 1 टाइम? खाने का भी बता दें आप। अच्छा, और शुगर उनको पहले से था या प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो गया? शुगर उनको तकरीबन 6 महीने पहले हुई थी, 5 महीने 4 महीने पहले। ठीक है। इसमें इस तरह कर लें कि शुगर पर डिपेंड करता है। आप प्रोग्राम देके मैं डिटेल में आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू शहनाज जी फ्रॉम कराची, आपने कॉल की, मैं भी लिख लेती। डॉक्टर साहब अब मैं ना हर कुछ डॉक्यूमेंट होगा फाइल बना दे इसका एक बराबर या रजिस्टर जो है ना, ये तो बताए। इनको इन्होंने जो बता दिया अपने भतीजी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनको शुगर भी है और उनको प्रेगनेंसी भी है। इंसुलिन का पूछा है, तो इंसुलिन डिपेंड शुगर के लेवल पर करता है ना। अब अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, 300-400 पर जा रहा है, तो उनको तो चाहिए कि इंसुलिन सुबह शाम फिर लगवा सकते हैं। लेकिन अगर इनका शुगर नॉर्मल है 200-250 में और एक टाइम सुबह ये इंसुलिन लगवाते हैं और उसके साथ कंट्रोल रहता है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। कि ज़्यादा शुगर इंसुलिन लगवाएंगे तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया विकास हो सकता है, जो कि फिर दिमाग को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो तो ग्लूकोज के बेस पर चलता है। तो इसलिए इनको डायरेक्ट इतना भी कम नहीं करा सकते कि ब्रेन का शॉक वगैरह हो जाए ना। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि परहेज़ का तो शुगर में तो मस्ट है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें। जो चीनी है, सिंपल शुगर या चावल वगैरह, ये तो बंद करने चाहिए इनको। और इनके जो मेडिसिन है, इसमें से जो है ना अपने मेडिसिन कज़ा नहीं करने चाहिए, दवाइयाँ ज़रूर वो लेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में जो है ना ये डियाबिटीज़ जो है ना वो हो जाते हैं, तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी बाज़ों का ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इनको पहले से है तो इंसुलिन वो लगवाएंगे बिल्कुल, और परहेज़ साथ करेंगे, और जो मेडिसिन हैं उनके वो जारी रखेंगे, ठीक है। और साथ में जो कमज़ोरियाँ वगैरह हैं तो उनकी हम मेडिसिन देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आई थिंक इन लोगों के पास होगा भी, वो इस पर रब्ता कर लेंगे, जो 0300 5356 186 जो हमारा नंबर है, तो उसके मैं दवाइयाँ बता दूंगा। तो उसके साथ लीवर भी हेल्दी होगा,
और जो कि अब तो जो बच्चा पलना होता है वो तो माँ के जो है ना ब्लड के थ्रू के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसी पर पलता है। तो हम मेडिसिन इस तरह देंगे कि ब्लड में जो है ना एक तो लीवर हेल्दी होगा, शुगर भी उसके साथ कंट्रोल होगा और बच्चे को भी जो ग़िज़ाइयत है वो इंशाल्लाह वो वहाँ पर मिकदार में मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू हमीदुल्लाह नाज़रीन, ज़बरदस्त समझ पिए पिए डॉक्टर साहब एक घूंट। ये ना सर्दी में चाय का मज़ा तो सर्दी में ज़्यादा है। हाँ, चाय में चीनी पूरा डब्बा का डाली हुई हो नाज़रीन। ये में हमने हाइपोग्लाइसीमिया की बात की। 140 रुपए, अभी चीनी कम डालें नहीं चीनी ज्यादा डालेंगे। हाँ। और जब भी ये होटल वाले और जो हमारे कैंटीन है ना वाफर इतने कप में तो आधी चम्मच बहुत है, चीनी भी बचाएं, 140 रुपए बचाएं, बचत भी करें, बचत भी करें, लेकिन नहीं हमने पूरा डब्बा डालना है। एक हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब, आई होप शहनाज जी जो है उन तक के आज का रिपीट में देख लीजिएगा, आपको डिटेल में दोबारा से अगर मिस हो गया आपसे। इनका जो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है 0300 5356186। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। जी जी कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुशीखान अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुशीखान हमारी लाइट ही नहीं है, इतना दुख की बात है कि मैं आपका प्रोग्राम ही नहीं देख रही। देखिए ना लाइट क्यों नहीं है। हाँ आजकल वैसे काफी लाइट जा रही है, गैस नहीं जाती तो लाइट चली जाती है 9 से फिर 4 बजे तक, 2:30 बजे तक। ओए अल्लाह, रावलपिंडी में? रावलपिंडी में। अच्छा तो फिर हर रात तरफ ये इस्लामाबाद में भी है। मुशीखान मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, ये जो बच्चों के पैरों में जुएं पड़ जाती हैं, इसके लिए कोई मेडिसिन बताएं। किसके पैरों में? नहीं, बच्चों के सरों में। सरों में? अच्छा मैंने कहा पैरों में। जी पैरों में जुएं। सरों में जुएं पड़ जाती हैं, उनका क्या करें? हाँ जी, उसकी कोई मेडिसिन ठीक है, मैं जैसे हर टोटका, देसी टोटका, वो फिर शैम्पू वगैरह सब। नहीं मैं बताता हूँ, उसकी ठीक ठाक एक दवाई है वो मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच अलवीना खत्म हो जी। जाएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब ये वैसे कब ये ना आपको पढ़ी है कभी जुए? ये ना वो तो अभी तो नहीं पता, शायद अगर बचपन में पढ़ी हो क्योंकि बंदा जब अच्छा स्कूल में पढ़ती हैं, बिकॉज आपकी डेस्क पास पास है। हाँ, और वो बैठी भी है किसी और के सर में आराम से वेकेशन पे, दूसरा कोई नया सर आया तो टॉइंग करके उधर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनको अलवीना जी को बताएं। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा पढ़ते हैं जुए। और फिर उसका एक और वर्ड भी है नाज़रीन, आई हेट द टू थिंग्स, लीखे अंडे उसके जो होते हैं। हाँ बताएं तो डॉक्टर। ये इनको एक दवाई बताता हूँ, उसका नाम है स्टेपिस। ठहर जाएं। स्टेपिस अगेरिया, STE STAPIS, स्टेपिस। स्टेपिस अगेरिया, AGARIA, स्टेपिस अगेरिया। हाँ 30 ताकत में होम्योपैथिक स्टोर से लेनी है। सुबह दोपहर शाम जो 5-5 कतरे है 1 चम्मच पानी में पिलानी है, इस तरह रोज़ाना के बेस पर उनको देनी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ सर से जो है ना ये जुए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो दोबारा से बता दे। स्टेपिस अगेरिया क्या ताकत में? 30 ताकत में। 30 ताकत। और बस ये सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे, 5-5 कतरे देने पानी के साथ, पानी के साथ या पानी में मिलाकर जो है ना देने। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि ये ना हमारा जो तरीके इलाज है अल्लाह ताला ने कसम से बहुत रहम फरमाया है। हाँ। हर मसले का इसमें इलाज है, देख लें। और ये भी नहीं कि ऊपर से कुछ लगाएंगे तो खत्म होंगे, अंदर एनवायरनमेंट क्लियर हो जाएगा। सीरियस बता रहा हूँ, सर से ये जुएं खत्म हो जाएंगी। नहीं सर से कुछ ऐसी शुआएं निकलेंगी कि जुएं कोई और सर में चलते हैं। ये नहीं बंदे की, यही मैं बता रहा हूँ जो स्टार्ट से हमने मियाज़म्स की बात की है ना, ये चीजें सारी खत्म हो जाती हैं फिर वजूद से। तो इन लोगों को इन चीजों को अपना खुराक फिर नहीं मिलता बॉडी में, ये खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही है सर। तो अलवीना जी आई होप जो है ये। और दूसरा ना उनकी थोड़ा सफाई का ख्याल रखा करें, बच्चों का जो है ना बाल वगैरह ये धोने चाहिए टाइम पर, उनकी जितना सफाई करेंगे तो फिर ये जुएं और ये चीजें। अच्छा एक और चीज है, धो के फौरन बंद भी नहीं करने चाहिए बालों को, टॉवल ड्राई और धूप में थोड़ी देर ड्राई जब हो जाए उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बालों को जो है ना खुश्क करना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि डायरेक्ट बंद नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ों के भी अगर इस तरह करेंगे फिर बाल खराब हो जाते हैं, उसमें हब्स हो जाती है ना, हो जाती हैं बिल्कुल, तो वो खराब हो जाते हैं। दूसरा उसमें से वो जो स्ट्रेट होते हैं वो पन खत्म हो जाता है बिल्कुल, तो इसलिए उनको ड्राई करके फिर अगर बंद करेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब लोग हब्स को हबस भी बोलते हैं, बहुत हबस हो रही है। और दूसरा है नाज़रीन लाइज नहीं होता, लाइज जो है वो झूठ को कहेंगे। इसके सर में बहुत लाइज हैं, LICE लाइस होगा,
हाँ, तो एक डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं कॉल ले और लें, मैं बिल्कुल जरा ले लें। और आज क्या पक रहा है, क्या कोफ्ता बन रहा आलू है? करी है आज आपको अच्छे गोश्त वाला खाना ठीक, मिलेगा। ठीक, ठीक, हाँ, बिल्कुल, कोफ्ता आलू बिल्कुल। करी नाज़रीन चेक कर लूं। एक कॉल पहले ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम कॉल ले लें वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ बेटा। सबीहा जी फ्रॉम कराची। जी जी सबीहा जी फरमाइए। बस बेटा मेरे 10-12 दिन हो गए, पाँव में और हाथों में बहुत दर्द होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करेंगी? बात करवाएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, लेकिन बेटा मेरे हाथों और पाँव में बहुत दर्द है। अच्छा। 10-12 दिन हो गए। ठीक ठीक। और उम्र कितनी है आपकी और वजन कितना उम्र है? मेरी 55 साल है बेटा। अभी तक मैंने पूरा काम करती हूँ अपने घर का। ठीक, माशाल्लाह घर माशाल्लाह। चलाती हूँ बेटा। और दर्द कब ज्यादा होते हैं, काम शाम करने के बाद बढ़ जाते हैं? जी जी, काम कपड़े धो लूं, सोने से बहुत ज्यादा होता है बेटा। चारपाई पे बेड पे लेट जाऊं, उसके बाद बहुत ज्यादा होता है। ठीक ठीक ठीक, मैं दवाई करवट नहीं बताता हूँ। बदल सकती, और इतना दर्द होता है। एक मैं बता दूं आपको ना, अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल भी चेक करवा दें, क्योंकि इस एज में अक्सर कम हो जाते हैं। और बाकी मैं डिटेल में दवाई भी बताता हूं और आपको उसके लिए कंप्लीटली आपको जवाब देता हूं। आप टीवी देखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच करने सबीहा का जी बहुत फ्रॉम शुक्रिया। कराची। जी डॉक्टर साहब एक दवाई बता देंगे, उसका जो पिक्चर हमें बताते हैं ना होम्योपैथिक के जो लेक्चर्स हम देखते हैं, उसमें ये होता है कि दिन में बंदा ठीक रहता है, थोड़ा बहुत गुजारा करता है, जैसे ही बेड पे चला जाता है बंदा लेटता है तो दर्दें शुरू हो जाती हैं। और इस तरह की दर्दें होती हैं कि बंदे को सोने नहीं देती। सुबह जब बंदा उठता है तो पूरी बॉडी उनकी स्टिफ हुई होती है, बंदा जो है ना चल नहीं सकता। फिर जब 10-15 कदम लेगा तो जाके जो है ना बॉडी जो है ना मूवेबल होगी उसके साथ। तो उसकी एक दवाई मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ROS रस्टॉक्स RHUS और TOX, रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में, यानी 200 ताकत में। ये इम्पोर्टेड लेनी है विल्मर शवाबे कंपनी की, और रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। तो इसके साथ इंशाल्लाह आपकी दर्दें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपकी दर्दें ठीक होंगी तो फिर उसको भी फ़ौरन उनको आप लोगों ने बंद करना है, फिर वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर सिम्टम्स पैदा करेगी और दर्दों को और भी बढ़ाएगी। तो बंदा जब ठीक हो जाएगा तो होम्योपैथिक के मेडिसिन के यही रूल्स है कि वो फिर हमने टोटली बंद करने हैं उसको, बार बार फिर वो नहीं लेनी। तो सबीहा जी रस्टॉक्स 200 ताकत में आपने लेनी है, 5 ड्रॉप्स रात को सोने से पहले पानी बिल्कुल 1 चम्मच पानी में मिलाकर, तो दर्दें मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। इसके साथ दूसरा मैंने बता दिया कैल्शियम और विटामिन डी लेवल का, एज 55 है, तो इसमें से आफ्टर जो PMS है यानी पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं ना, तो आफ्टर मेनोपॉज जो है ना फिर भी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो जोड़ और हड्डियां बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है ना, अक्सर उसकी कमी आ जाती है कैल्शियम वगैरह की। तो फिर जो हमारे पट्टे हैं मसल्स हैं तो उसी पर चलते हैं ना। सही। दूसरा बोन्स जो हैं तो कैल्शियम और फॉस्फेट पर चल रहे हैं, उनका एक हेल्दी खुराक है उसके लिए। तो ये कम हो जाते हैं तो फिर जोड़ वगैरह और ये हड्डियों में दर्द और ये तकलीफ होती है, तो ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए दर्दों के प्रॉब्लम्स में। जिनको दर्दों की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं तो ये कैल्शियम और विटामिन डी लेवल जो है ना वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए अपना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चल के ज़रा कोफ्ता आलू करी भी चेक कर लो नाज़रीन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बहुत। ओके वापस आ गए हैं हम मिशलिश डिशेस के जो सेगमेंट है, जो हमारा शो है उस पर। और अब इसको ये देखें नाज़रीन, हल्का सा आपने साइड से ऐसे चम्मच चलाना है, दैट्स इट। ये देखें गाढ़ा भी हो गया है। अब मैंने सिर्फ आलू चेक करने हैं कि आलू जो है वो गले हैं कि नहीं गले। डॉक्टर साहब आपको पसंद है? हाँ जबरदस्त गल गए, गलू हो गए। पसंद है डॉक्टर साहब आपको? अब हमने इसकी आंच जो है थोड़ी तेज करके और बंद कर दें इसको। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट हम रेस्ट देंगे, उसके बाद इसको डिश में निकालेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें तो हमने डाली हैं, लेकिन गार्निशिंग के लिए भी डालनी होंगी। तो इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं, उसके बाद इसको डिश में निकालेंगे तो आपको सही पता चलेगा। जो अगर आपसे मिस हो गया है तो दोबारा से रिपीट में जो मिशलिशियस डिशेस है वो देख सकते हैं आप। और अब डॉक्टर साहब एक अब हम चलते हैं, मैसेज आ गया किसका? है विटिलिगो के बारे में। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूं विटिलिगो का, फिर आप ले बता ले, देना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं इशफाक हुसैन बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से।
अशफाक हुसैन एबटाबाद। जी अशफाक साहब कैसे हैं? मुजफ्फराबाद से कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जी जी फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इशफाक साहब प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा मैं आपसे कोई डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। चलें चलें करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब मैं इशफाक बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। मेरे वालिद साहब को कोई खांसी है बहुत शदीद किस्म की, कोई 20-25 साल हो गए तकरीबन। 20-25 साल हो गए। अच्छा जी पहले ये कोई वैक्सीन वगैरह भी करवाते थे। खांसी के साथ जो है ना उनको बलगम वगैरह तो नहीं आता ना? बलगम नहीं बलगम नहीं आता। अच्छा, खुश्क खांसी है उनको। जी सही। और ये कितने अरसे से है? ये कोई 25 से 30 ठीक। उनकी एज कितनी है? एज उनकी 70 है। 70। और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह? नहीं स्मोकिंग कभी नहीं की उन्होंने। ठीक है ठीक है, एक दवाई बताता हूँ, उसके साथ इंशाल्लाह उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू इशफाक साहब मुजफ्फराबाद से आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इनके जवाब से पहले अब आप देखिए इन्होंने स्मोकिंग नहीं की है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग 80 इयर्स तक चेन स्मोकर होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मैं बता दूं ना, व्हाट इज दिस? ये ना इनको एलर्जी भी हो सकती है। दूसरा इनको अस्थमा के जो अक्सर मैं बता दूं ना, जो हम बार बार यही बताते हैं कि हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं जो विरासत में चली आ रही होती है। मोरूसी जो होती है ना, ठीक है, पेरेंट्स से मिल जाती है बच्चों को, बच्चे जो है ना उनको पे ट्रांसफर करते हैं टू अपस्ट्रिंग और अपना एक चेन जो है ना चला रहा होता है। अब ये जो हिस्ट्री है, क्योंकि हमारा तो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है हर बंदे से, तो हम 15-15 20-20 मिनट की हिस्ट्री नहीं ले सकते, क्योंकि फिर सही बातें रह जाती है जो हमने करनी होती है, जो अवेयरनेस हमने फैलाना होता है तो रह जाता है। इसलिए हम शार्टली बात कर लेते हैं, उनको मेडिसिन बताते हैं, वक्ती रिलीफ मिलता है उसके साथ। बाकी जो डिटेल लोगों को चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो तो हमारे नंबर हैं, उस पर रब्ता करेंगे तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री और कंप्लीट इलाज उसको फिर बताएंगे ना। ठीक है। तो इनको आपने जो बता दिया कि स्मोकिंग भी नहीं करते, फिर भी उनको मसला है। बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि किसी लोगों को जो है ना उनको एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को ठंड जो है ना लगने से ज़्यादा, कुछ लोग चिस्टी होते हैं, उनका लंग्स कमज़ोर होते हैं उनके, तो उसकी वजह से ना वो मौसम की जो है ना तब्दीली बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना, वो जो है ना, या ख़ानदान में दमे की बीमारियां होती हैं, अस्थमेटिक होते हैं, तो वो लोग जो है ना वो भी फिर उसके भी लंग्स कमज़ोर होते हैं, तो उनको फिर ड्राई कफ यानी जो खुश्क खांसी है, उसमें से सांस जो है ना आना, सांस ख़राब होना। कुछ लोग होते हैं जी रात को लेट नहीं सकते, जब लेटते हैं तो उनकी सांस बंद हो जाती है, या सांस या ऑक्सीजनेटेड जो है ना वो कम हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आती है। कुछ लोगों के जो है ना लंग्स के जो अल्वियोलिस हैं या ब्रोंकियोल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या उसमें से बलगम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर भी जो है ना फिर बंदा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना फिर सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होता बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी आती है। कौन सी होगी उनकी दवाई मैं बताता हूँ, एक स्पोंजिया एक दवाई है, स्पोंजिया ड्राई कप, सिर्फ खुश्क खांसी वालों के लिए है, जिनको भी खुश्क खांसी है वो यूज करेंगे। वो लोग जो बलगमी मिजाज हैं, जिनको प्रोडक्टिव कप्स हैं, तो उनको ये नहीं लेनी, क्योंकि ये उनकी दवाई नहीं है, ठीक है। फॉर कंजेशन, जो कंजेशन के लिए है बिल्कुल, और जो सांस की तंगी और इस तरह जो ड्राई कफ है, खुश्क खांसी या रात को जिनको सांस खराब होते हैं उसके साथ, तो स्पोंजिया SPONGIA स्पोंजिया, सही स्पेलिंग। तो स्पोंजिया 30 ताकत में, ये रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है, सिर्फ 1 मरतबा रात को। 5 कतरे खाने के बाद ले सकते हैं या खाने से पहले, वो मसला नहीं करता, रात के टाइम लिया करें, इंशाल्लाह उसके साथ जो है ना काफ़ी जो है ना उनको फ़र्क पड़ेगा और फ़ायदा होगा। दूसरा मैं कंप्लीट हिस्ट्री लूँगा, जिसका मेरा नंबर है 0300 5356 186, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स जो हमें यहाँ नहीं बता सकते, उसके पिक्चर्स लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक कॉलर हैं, और नाज़रीन उसके बाद हमने अपने जो आज की डिश है कोफ्ता आलू करी है ना डॉक्टर साहब, मज़ा आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो, चेक 1 2 3। नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आज रात को रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा। 10:30 आएगा कि 10 बजे आएगा? 10:30 आएगा, 10:30 बजे शो आएगा।
उसमें जो हमारी कॉन्वर्सेशन है मिस हो गई तो आप वहाँ से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप वापस आते हैं, जो सांस की प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर अच्छी बात है कि बहुत लोगों को रैपिड सांस भी आता है, फिर रुक रुक के भी आता है, फिर कितना ज़रूरी है कि रोज़ आप जो है ना लंबे सांस जो है सुबह उठ के नाक से लें और मुंह से एक्सेल करें, जो कि मैं कल के इंशाल्लाह जो शो होगा उसमें मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ वो कितना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं जब तक जाती हूँ वहाँ पे फिर आप जवाब दें इसका। ओके, मैं क्लियर करता हूँ सबको जी। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं सांस के हवाले से, लंग्स के हवाले से, कुछ लोग आपने कहा कि ज़रा सा चलते हैं उनको सांस चढ़ने लगता है, तो ये एक इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। उसको एक वो लोग होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको हम पिकविक सिंड्रोम कहते हैं। कुछ 2-3 कदम जो चलते हैं तो उसके बाद उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर वजूद में उनके फैट्स इसमें आ जाते हैं, इतनी चर्बी आ जाती है कि इसमें से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इजीली नहीं होता, उसमें से हार्डनेस आ जाती है, पूरा ब्लड जो है यानी खून गाढ़ा हो जाता है, और वो रगें जो बॉडी में होती हैं जिसमें से माइक्रो सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन छोटी छोटी रगों में जो है ना वो सर्कुलेशन कम हो जाती है, माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो फिर जब बंदा चलता है तो जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है बॉडी को, ऑक्सीजन जो उनका जो मिकदार होना चाहिए वो कम होता है, जिसकी वजह से फिर हमें सांस चढ़ने लगता है, ताकि लंग्स हमारा जो है ना वो एक्सेल और इनहेलिंग की जो प्रोसेस है उनको बढ़ा देता है, जो रेस्पायरेशन है, ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन लें और खुलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन दें। तो इसके बेस में या उसके रिज़ल्ट में हमें क्या होता है जो है ना सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए तो बेहतरीन बात यह है कि वज़न कम करें, रोज़ाना जो है ना रोज़ाना के बेस पर अपने लिए टाइम मुकर्रर कर लें, 1 घंटे का जो है ना वॉक एक्सरसाइज, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज हम इसलिए हर प्रोग्राम में कहते हैं या हर डॉक्टर ये इसलिए एडवाइस करता है कि तकरीबन 50% बीमारियों का जो है ना वाहिद हल एक्सरसाइज भी हो सकता है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा, तो हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डीप ब्रीदिंग है, जिस तरह मैं कल जिस तरह सिखाती हूँ, नाक से सांस अंदर लें, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 5 सेकेंड जितनी देर आप रोक सकते हैं उतना रोकें, और मुंह से एक्सेल करें, उससे आप देखिए बॉडी भी लाइट होती है और ये लाइट हम इसलिए फील करते हैं कि हमें एक सुकून मिलता है उससे। जो हम कहते हैं ना कि सांस चढ़ने लगता है, तो ये इसलिए सांस चढ़ने लगता है कि हमारे पूरे जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं, जो खुलिए हैं या जो माइक्रो सर्कुलेशन है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता। ऑक्सीजन नहीं पहुँचता तो हम फिर उसमें से क्या होते हैं, हमारा मूड ऑफ रहता है, अच्छा हम जो है ना क्या करते हैं, हम डाउन रहते हैं, हम एक्टिव नहीं होते। वजह क्या है, जो आप एक्सरसाइज आपने जो शुरू किया है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो हम बता दें प्रोग्राम में, लेकिन अगर हम रूटीन के जो लाइफ है हमारा उसमें ये चीज़ें अपनाएंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर साहब आप भी कल का शो देखना, कल के शो में इंशाल्लाह जो है आपको मैं जो अपने योगा आसन या कोई 15 से 20 मिनट का बताती हूँ, कल का भी जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को भी उसी तरीके से, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त बात है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदे होंगे इंशाल्लाह। और एक्सरसाइज का और साथ आपने हेल्थ के रिलेटेड किया हुआ है शो, तो इसमें से जो आप इंफॉर्मेशन, मुझे तो उम्मीद है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा कल का शो आपने भी देखना है? जरूर मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। रात को होता है ना 10:30 पर रिपीट, वो भी होता है कल भी इंशाल्लाह, वो मैं रात को जरूर देखूंगा। आप भी ना ऐसे करके बैठना और लंबे हम तो करते हैं ना, हम तो रनिंग करते हैं और वॉक भी करते हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। लेकिन वो लोग जो घर से नहीं निकल सकते, रोजाना वॉक रनिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेहतरीन बात यह है कि ये एक्सरसाइज जो आप बताती हैं तो एक रूम में भी हो जाता है, बिल्कुल बैठ कर भी हो सकता है, ऑफिस में भी बैठ के कहीं भी आप बैठे हो आप कर सकेंगे। बिल्कुल ये जबरदस्त बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन वी आर बैक मिशेलिश डिशेस में आपको वंस अगेन खुश आमदीद में कहना चाहूँगी। आज की जो कोफ्ता आलू करी है वो बन चुकी है। मैंने सिर्फ 1 से 2 या 4 मिनट तक आपने ढक्कन बंद रखना है, इसको चूल्हा ऑफ करके, और अब देखिए बिस्मिल्लाह, ये आहा हमारी कोफ्ता आलू करी इज़ रेडी। और इसको आप डिश में निकालते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया आपने गार्निश करना है, और जो प्याज थी पहले से भुनी हुई वो थोड़ी सी ऊपर डालेंगे तो इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें अगर आप चाहें, अगर आपको मसाला बिल्कुल उस तरह का चाहिए पेस्ट टाइप का, तो आप जो टमाटर और
ये प्याज है उसको ब्लेंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के, तो बिल्कुल फिर, लेकिन ये मोटा मोटा मसाला जो है ये बहुत मज़े का लगता है। ये आज की रेसिपी आई होप आपको पसंद आएगी। बच्चों को भी आप चपाती, नान, चावल सबके साथ जो है वो कर सकते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ये हमेशा ये हो जाता है, ये इसको इधर रख लेते हैं। और ये अब आप देखें कि 12 कोफ्तों में हमने आधा किलो के करीब आलू डाले हैं, तो ये एटलीस्ट 2 डिशेस बन चुकी हैं। अब इसको हम इस वाली डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा 2 डिशेस में डालेंगे तो आपको ज़्यादा भी लगेगा। और ये देखिए आज की जो डिश है दैट इज़ कोफ्ता आलू करी। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा क्लीन भी कर लें। जब भी आप प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सालन गिरा हुआ हो तो उसको आप, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ थोड़ा सा प्याज। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं आपने डालना, थोड़ा सा ही डालेंगे तो इससे इसका मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। साथ में हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ये देख लें। और इधर ये देख लें, इसके ऊपर भी हरा धनिया हमने ऐड कर दिया। ये हमारी ट्रेडिशनल मज़ेदार डिश होती है और बच्चों में, बड़ों में, सब में यकसा मकबूल होती है। साथ साथ क्लीनिंग भी किया करें किचन की। ये देखें ये 2 डिशेस में बन गया। और ये देखें टारा नाज़रीन, कोफ्ता आलू करी इज़ रेडी। ज़रूर खाएं, मज़े लें। और मैं इसको ज़रा सा टेस्ट भी कर लूँ। ये तो बहुत ज़बरदस्त, और इसकी क्या खुशबू है, सीरियस आ रही है ना डॉक्टर साहब? अपने पूरे जो है ना हॉल में इसकी खुशबू जो है ना फैल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टी भी होगा। टेस्टी भी होगा। अभी आपको भी टेस्ट कराती हूँ। एक सेकेंड नाज़रीन, ये मैंने ले लिया। अब इसको खाते हैं तारा करके। आलू भी नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल गया। टू गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिशलिश डिशेस की ये जो रेसिपी है कोफ्ता आलू करी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जो है वो इससे ज़्यादा और मज़े की होगी, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक टाइम है अभी, आए ना? मैं आऊँ तो और क्या, मैं आऊँ, क्या मतलब मैं आऊँ, मैं आऊँ। अब मैं आपको एक अदर ये वॉश कर देती हूँ। आए डॉक्टर साहब, आ जाएं, अंदर आ जाएं, किचन में आए। और इतने मज़े की माशाल्लाह बनी है ना कि यू विल बी, ये ना, ये जिसकी जितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी होगा। डॉक्टर साहब आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आपको एक कोफ्ता देता। एक सेकेंड, इधर से ये कोफ्ता और एक अदर थोड़ा सा आलू भी कर दें इसमें। आलू भी डाल दो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तो इसके साथ नान होएगा ना। ये आलू को तो कहते हैं ना वो, ये तो सब्जियों का बादशाह है। डॉक्टर साहब आगे आ जाएं थोड़ा, आए। सबर 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 सबर, फिर ये इतना गर्म हमें खिला देती हैं आप। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, सीरियस है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही माशाल्लाह। वो नहीं है, नान नहीं है इसके साथ बंदा 2-3 खा ले। लगा रहे हैं नान, अच्छा, टकाक टकाक करके। वैसे मुझे नान भाई को देख के ना बड़ा मजा आता है, जब ऐसे करके ना ढास वो तकिए के साथ जो लगाता है ना, मैं सोचूं यहाँ पे किसी नान लगाए। एक ना ऐसे तो अगर गरम तंदूर हो ना तो बहुत सारे लोग फायदे के लिए अपनी रोटियां लगाते हैं। वीडियो देख रहा था तो वो रोटी लगाते ही साथ में अंदर ही है ना वो, फिर दूसरा बंदा आके टांगों से पकड़ के दोबारा निकाल दिया। वो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा इसमें से। इतना मैं हंसा था, मोबाइल भी गिर गया हाथ से। यार ये क्या हो गया इस बंदे के साथ? वो इतने जोश में तकिए अंदर तो आपकी सीधा जो है ना उसमें से गिर गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपना ख्याल रखना चाहिए, इतना इमोशनल और इतना जो है ना जज्बाती नहीं होना। कि रोटी समेत आप भी अंदर। एक डॉक्टर साहब कॉलर है, कॉल ले लें, बिल्कुल जी कॉल ले लें, खाए ना पूरा खाना अपना। कॉल ले लें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रोटी के साथ ज़्यादा खाऊंगा ना। ज्यादा खाएंगे डॉक्टर साहब? आप तो खाते ही नहीं है, आप तो देख रहे होते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी शुएब बात कर रहा हूँ। शुएब कहाँ से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। जी जी शुएब साहब क्या कहना चाहेंगे?
मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करनी है। करें डॉक्टर साहब से अस्सलाम बात। वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर से संग चल रही। आई दा खो पख्तो वाले खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह ताऊ संगे शुक्र है अल्लाह पाक। बस पटी में उल्ले माजरा पख्तून दे बस मां हाँ शुएब संग अल्ले से तपोस पकोल गवाड़े से मालूमात बकवे सर दादा कुछ में बोलो चाहिए लगा मैं चेहरे बने टेम्पल दे जाती है ना। हाँ आओ अभी तमारी इलाज को लगा तीन शोश लगी सही भी दागू न दिया और लगी दानी जवाब दले दर को मैं खुदीरा तकारी की भी पुख्तो मो आया खा बला शी इशारे रात शुरू दी और गोसकी गिरा त टोल सही दा उर्दू की तरह जवाब दर को मखा हाँ दे दे। सही दा शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे लगा उन्होंने खैबर शहर में थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जवाब दर को मजी जवाब दर को मजी चले दर को मजी। इनको वो था ना एक्नीज का मसला बता रहे थे कि इनको एक्नीज है ना, एक्नीज है तो एक्नीज इनका एंड्रोजेनिक ये होता है, इसका मैं इलाज करता हूँ। कुछ 2-3 महीने का कोर्स होता है जिसमें से स्किन मुकम्मल तौर पर साफ हो जाता है, क्योंकि ये एंड्रोजेनिक है। मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा जो है ना बनेंगे तो फिर उसके बेस में क्या होगा, ये फैटी मैटर्स हैं, हेयर के जो रूट्स हैं या जो स्वीट ग्लैंड्स हैं उसमें से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसमें से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। उसके रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है, स्किन पर जो है ना हमें दाने मिलते हैं। तो वो दाने क्या करते हैं, हम उसका जो इलाज करते हैं इंटरनली इलाज करते हैं मेडिसिन के थ्रू। फैटी मैटर अपने नॉर्मल लिमिट में आ जाते हैं तो उसकी वजह से ना ऑब्स्ट्रक्शन होगी और ना फिर दाने बनेंगे और ना उनके स्कार्स जो है ना फेस पर वो फिर बाकी रहेंगे। तो ये जो मेरे भाई थे तो पिंडी से थे, इस्लामाबाद में मैं बैठता हूँ जुमरात जुम्मा। अभी भी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ इंशाल्लाह 11 बजे से लेकर रात को मैं 7-8 बजे तक बैठता हूँ, 8 बजे तक बल्कि। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। इनको भाई को भी मैं यही कहूँगा कि विजिट कर लें ताकि मैं देख लूँ, तो उस हिसाब से आपको मैं बेहतरीन मेडिसिन दे दूंगा इंशाल्लाह। और जो स्कार्स रहते हैं या जो पिगमेंटेशन है स्किन पर, तो उसके मैं क्रीम वगैरह भी बनाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे और कौन सी क्रीम बनाते हैं आप? स्किन का जो है ना वाइटनिंग के भी क्रीम बनाता हूँ, स्कार्स का भी बनाता हूँ और दूसरा जो जिनको पिगमेंटेशन है स्किन पर उसका भी बनाते हैं हम। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इनके लिए भी देखूंगा, अगर ज़रूरी हुआ तो फिर बना देंगे इनको लिए भी। हाँ देखिए, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं वो डॉक्टर साहब से जाके मिल सकते हैं, पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज फर्स्ट फ्लोर में। बिल्कुल। कितने बजे से कितने बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं? 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठता हूँ। 11 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है। 11 से 8 बजे तक नाज़रीन ये आप लोगों ये ने ले खिलाने डॉक्टर साहब। नहीं है, मैं रोटी के बाद खाता हूँ, ठीक है। रोटी अभी के तक साथ। आपने कोफ्ता नहीं खाया? ये मैं भाई खा रहा हूँ अल्लाह, रोटी के डॉक्टर साथ। साहब खुदा के लिए यू से स्लो इन ईटिंग। ये ले थैंक यू। नाज़रीन, इससे अच्छा स्किन टॉनिक को है नहीं। बिल्कुल वाह, ठंडा है, फ्रिज से निकाला है। हाँ जल्दी में फ्री में फ्रिज के मजे मिलते हैं, है ना डॉक्टर साहब? थैंक यू डॉक्टर साहब। आई होप नाज़रीन आज का शो आपको पसंद आया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज के सवाल का जवाब है सिंधी जो है वो पाकिस्तान की कदीम तरीन ज़बान है। आई होप आपको पता चल गया। डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और जाते थे जल्दी से 1 सेकंड का कोई मैसेज दे दें। 1 सेकंड का मैसेज जो मैं दूंगा, सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बंदा अक्सर जो है ना रूम में बैठा होता है, हीटर लगे होते हैं और हम डायरेक्ट बाहर चले जाते हैं तो हमारी सेहत है वो ख़राब हो जाती है, बुखार शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, तो ये बहुत ख्याल रखा करें। दूसरा, सर्दी में फ्लूइड इंटेक ज़्यादा किया करें। अगर पानी बंदा ज़्यादा नहीं ले सकता तो कहवा, चाय या सूप वगैरह इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, इंशाल्लाह सेहत भी बेहतरीन रहेगी और आपको सर्दी से भी जो है ना उसमें से आपको मदद देगी और आपकी सर्दी भी उसके साथ कम होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका हेल्दी होगा और सर्दी के मौसम से भी जो है ना आपको इतने मसले मसाइल पर नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक क्विक सी पिक्चर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का बहुत ही डॉक्टर साहब जो है वो ईस्टर्न लग रहे हैं और मैं वेस्टर्न लग रही हूँ, तो ये मैं ग्लासेस पहन के खुदाफिज करूंगी डॉक्टर साहब। मैं अब ताकि सही मेरे वाले इंतज़ार ग्लासेस जाए। नहीं थे। नहीं डॉक्टर साहब ये मेरे हैं। ठीक है, आपने बना लिया डॉक्टर साहब आपने। थैंक यू। इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे एक्सरसाइज के साथ और खूब सारी गपशप होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी। आज का शो रात में रिपीट में 9:30 बजे देखना ना भूलिए, सॉरी 10:30 बजे ना देखना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।